गर्मी की छुट्टियां हों और हम कहीं घूमने जाने के बारे में ना सोचें, ये भला कैसे हो सकता है। लेकिन प्यारे बच्चों, इस साल परिस्थितियां अलग है। कोविड-19 महामारी की वजह से आसपास जो परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए हम कहीं घूमने जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। हमें सिर्फ अपने घरों में रहना है, सुरक्षित रहना है। लेकिन हमारा जो मन है उसको तो हम नहीं रोक सकते। हो सकता है पिछले साल गर्मी की छुट्टियों में आप कहीं घूमने गए हो या उससे पिछले साल गए हो, तो उसके बारे में तो जरूर सोच सकते हैं। अपनी सुनहरी यादों को आप ताज़ा कर सकते हैं। अगर आप गर्मी की छुट्टियों में अपने नाना नानी या दादा दादी के गांव में जाते हैं तो आप उनको फ़ोन करके इस बार बता सकते हैं कि आप नहीं आ सकते, लेकिन मीठी मीठी बातें तो आप कर ही सकते हैं। प्यारे बच्चों, जब हम घूमने के बारे में सोचते हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो घूमने वाली जगह होती है उसके बारे में सोचना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वहाँ पर जब हम जाते हैं, घूमते हैं तो इतना आसान नहीं होता। मान लीजिए आप सभी दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली मैदानी इलाका है, यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ नहीं हैं और आपको हिमालय की यात्रा करने का मौका मिले तो आप सोच सोच के इतना खुश हो जाते हैं कि हिमालय पर्वत कितना ऊंचा होगा, कितना सुंदर होगा, वहाँ पर बर्फ़ गिरती होगी, टीवी में हमने उसको देखा है। लेकिन जब हम वहाँ पर जाएंगे तो इतना आसान नहीं होगा हिमालय की चढ़ाई करना। आप सोच रहे होंगे आज हम ये घूमने वाली बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज हम एक पाठ पढ़ने वाले हैं, चुनौती हिमालय की। अब हिमालय पर्वत की सुंदरता का वर्णन करना तो संभव नहीं है। चुनौती हिमालय की पाठ हमें बर्फ से ढके ऐसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ाता चला जाता है जहां 8 कदम चलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। हम सोचते हैं कि हाँ, हम तो हिमालय पर घूमने जा रहे हैं, लेकिन वहां पर चढ़ना इतना मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ भी जीवन तो चलता ही है, वहां पर भी लोग रहते हैं, लेकिन उनका जीवन मुश्किलों से भरा हुआ होता है। पेड़ पौधों से हमारा जीवन कई स्तरों पर जुड़ा हुआ है। इस गहरे रिश्ते की बात हम क्या उगाते हैं कविता में उठाई गई है। चुनौती हिमालय की पाठ पढ़ने के बाद एक छोटी सी कविता भी हम पढ़ेंगे, हम क्या उगाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नाम तो आप सभी ने सुना होगा और इस यात्रा में कोई साधारण व्यक्ति यात्रा करने के लिए हिमालय पर नहीं जा रहा, बल्कि जवाहरलाल नेहरू जी की यात्रा के बारे में बताया गया है। उनको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, हिमालय की यात्रा कितनी मुश्किलों से भरी होती है। इन सभी सवालों के जवाब हमें मिलने वाले हैं हमारे पाठ चुनौती हिमालय की। इस पाठ को लिखा है सुरेखा पणंदीकर ने। आइए पढ़ते हैं चुनौती हिमालय की। हमारे पाठ की शुरुआत इन पंक्तियों से होती है। जोजिला पास से आगे चलकर जवाहरलाल माताएं पहुंचे तो वहां के नव युवक कुली ने बताया, साहब सामने उस बर्फ से ढके पहाड़ के पीछे अमरनाथ की गुफा है। और आप सभी ने अमरनाथ की यात्रा के बारे में, अमरनाथ गुफा के बारे में जरूर सुना होगा। यहाँ पर जोजिला पास की बात की गई है। जोजिला पास बहुत ही ऊंचाई पर स्थित एक दर्रा है, इसके बारे में भी आपने सुना होगा। साथ ही आप सभी जानते हैं हिमालय पर्वत पर सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी है, यानी हिमालय की जो ऊंचाई है वो बहुत ज्यादा है। और कुली क्या होते हैं? जो सामान उठाते हैं। अगर कोई यात्री हिमालय की यात्रा करने जाता है या किसी रेलवे स्टेशन पर अपना सामान लेकर उतरता है तो जो कुली होते हैं वो जो यात्री होते हैं उनका सामान उठाने का काम करते हैं और बदले में उनको पैसे मिलते हैं। लेकिन साहब रास्ता बहुत टेढ़ा है। किशन ने कुली की बात काटी, बहुत चढ़ाई है और साहब दूर भी है। कितना दूर? जवाहरलाल ने पूछा। 8 मील साहब। मील यहाँ किसके बराबर होता है? किलोमीटर के बराबर। 8 मील साहब, कुली ने जल्दी से उत्तर दिया। अब सोचिए 8 मील यानी 8 किलोमीटर आपको जमीन पर नहीं चलना बल्कि ऊंचाई की तरफ चलना है, तो कितना मुश्किल होगा। बस तब तो जरूर चलेंगे। जवाहरलाल ने अपने चचेरे भाई की ओर प्रश्नसूचक दृष्टि डाली। जवाहरलाल नेहरू किसके साथ आए हैं? अपने चचेरे भाई के साथ आए हैं। दोनों कश्मीर घूमने निकले थे और जोजिला पास से होकर लद्दाखी इलाके की ओर चले आए थे। लद्दाख के बारे में आप जानते हैं, वो भी हिमालय पर्वत की गोद में बसा हुआ है, बहुत ही ऊंचाई पर है। और कश्मीर तो भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, बहुत ही सुंदर जगह है। ऐसा कहा जाता है कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता इतनी ज्यादा है कि इसको देखकर हमें स्वर्गलोक का एहसास होता है। अब अमरनाथ जाने में क्या आपत्ति हो सकती थी? फिर जवाहरलाल रास्ते की मुश्किलों के बारे में सुनकर सफर के लिए और भी उत्सुक हो गई। अब जवाहरलाल नेहरू ने सुना कि यहाँ का जो रास्ता है बड़ा ही मुश्किलों से भरा हुआ है, तो वो और अधिक जानने के लिए उत्सुक हो गए कि ऐसी कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है हम लोगों को। ये तो हमें ये यात्रा करने के बाद ही पता चलेगा। कौन कौन चलेगा हमारे साथ? जवाहरलाल ने जानना चाहा। तुरंत किशन बोला, साहब मैं चलूंगा, भेड़े चराने मेरी बेटी चली जाएगी।
अब किशन जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन सुबह तड़के यानी बहुत सवेरे तैयार होकर जवाहरलाल बाहर आ गए। आकाश में रात्रि की कालिमा पर प्रातः की लालिमा फैलती जा रही थी। जब हम बहुत जल्दी सवेरे उठते हैं, सूर्य उदय नहीं हुआ होता है, तो ऐसे लगता है कि रात की जो कालिमा है यानी आसमान थोड़ा थोड़ा काला दिखाई देता है, और जैसे ही सूर्य उगने वाला होता है, उदय होने वाला होता है, तो उसकी जो लालिमा होती है वो हमें आसमान में दिखाई देती है। तिब्बती पठार का दृश्य निराला था। दूर दूर तक वनस्पति रहित उजाड़ चट्टानी इलाका दिखाई दे रहा था। और तिब्बत का पठार भी कहाँ है? हिमालय की गोद में बसा हुआ है। तिब्बत एक देश का नाम है, आप सभी जानते हैं, भारत का पड़ोसी देश है तिब्बत। उदास, फीके, बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़ सुबह की पहली किरणों का स्पर्श पाकर ताज की भांति चमक उठे। और जैसे ही सूर्य उदय हुआ, सूरज की जो पहली पहली किरणें थी, जैसे ही उन्होंने बर्फ की चट्टानों को छुआ तो ऐसे लगा जैसे ताजमहल की तरह वो चमक रही हैं। सूर्य के प्रकाश से बर्फ से ढकी हुई हिमालय की चोटियां चमक रही थी। दूर से छोटे छोटे ग्लेशियर ऐसे लगते मानो स्वागत करने के लिए पास सरकते आ रहे हो। ग्लेशियर क्या होता है? जब पहाड़ों पर बहुत ज्यादा बर्फ जमा हो जाती है तो उस बड़े से बर्फ के जमाव को हम क्या कहते हैं? ग्लेशियर। और ग्लेशियर ऐसे लग रहे थे जैसे वो स्वागत कर रहे हों। सर्द हवा के झोंके हड्डियों तक ठंडक पहुंचा रहे थे। सर्द यानी बहुत ठंडी ठंडी हवा वहां पर चल रही थी, क्योंकि वहां पर बर्फीला इलाका है और बहुत ऊंचाई पर है, तो इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि तापमान वहां पर -डिग्री में भी पहुंच जाता है। और इतनी ठंड होती है कि हमारी हड्डियां भी कांपने लग जाती हैं। जवाहर ने हथेलियां आपस में रगड़कर गर्म की, और जब हमें बहुत ठंड लगती है तो अपने हाथों को जब हम रगड़ते हैं तो थोड़े गर्म हो जाते हैं, ठंड थोड़ी कम हो जाती है। कमर में रस्सी लपेटकर चलने को तैयार हो गए। हिमालय की दुर्गम पर्वतमाला मुंह उठाए चुनौती दे रही थी। दुर्गम यानी जहां पर पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, तो हिमालय कैसा इलाका है? दुर्गम इलाका है। इतनी आसानी से हम वहां पर नहीं जा सकते। चलने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जवाहर इस चुनौती को कैसे न स्वीकार करते। भाई किशन और कुली सभी रस्सी के साथ जुड़े थे। किशन गडरिया अब गाइड बन गया था। गडरिया क्या होता है? जो भेड़ बकरियों को चराता है। और वहां पर बहुत सारी भेड़ें होती हैं, क्योंकि भेड़ कहाँ पर पाई जाती है? बर्फीले इलाकों में। भेड़ों के शरीर पर बाल होते हैं और उस बाल से ऊन भी बनाई जाती है। तो वहाँ के लोग ज़्यादातर क्या करते हैं? भेड़ों को चराने का काम करते हैं। भेड़ों को चराने वाले को क्या कहते हैं? गडरिया। किशन क्या था? भेड़े चराता था, एक गडरिया था, लेकिन अब गाइड बन गया है। और गाइड क्या होता है? जब कोई यात्री किसी अलग जगह पर घूमने जाता है और वहाँ की उसे जानकारी नहीं होती, तो आसपास के लोग गाइड बन जाते हैं, उनको वहाँ के बारे में जानकारी देते हैं। बस 8 मील ही तो पार करने हैं। जोश में आकर जवाहरलाल चढ़ाई चढ़ने लगे। यूं 8 मील की दूरी कोई बहुत नहीं होती, लेकिन इन पहाड़ी रास्तों पर 8 कदम चलना दूभर हो गया। दूभर यानी बहुत मुश्किल। वैसे तो 8 किलोमीटर जमीन पर चलते हैं तो इतना दूर नहीं लगता, लेकिन पहाड़ पर ऊंचाई की तरफ 8 मील दूर चलना, ये तो बहुत ही मुश्किल काम होगा। एक एक डग भरने में कठिनाई हो रही थी। डग यानी कदम। एक एक कदम ऊपर की ओर चढ़ने में बहुत कठिनाई हो रही थी। रास्ता बहुत ही वीरान था, यानी वहां पर कोई भी नहीं था, सुनसान रास्ता था। पेड़ पौधों की हरियाली के अभाव में एक अजीब खालीपन सा महसूस हो रहा था। और वहां पर हरे भरे पेड़ पौधे भी नहीं थे, क्योंकि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। कहीं एक फूल दिख जाता तो आंखों को ठंडक मिल जाती। दिख रही थी सिर्फ पथरीली चट्टानें और सफेद बर्फ। फिर भी इस गहरे सन्नाटे में बहुत सुकून था। सन्नाटा यानी सुनसान, जहाँ पर किसी की भी आवाज़ नहीं थी, कोई भी नहीं था। यहाँ पर तो पेड़ पौधे भी नहीं थे। कहीं कहीं पर कोई पेड़ दिखाई देता था, कहीं पर कोई फूल दिखाई देता था, तो उनको बहुत अच्छा लगता था। एक और सूं सूं करती बर्फीली हवा बदन को काटती तो दूसरी ओर ताजगी और स्फूर्ति भी देती। और इतनी ठंडी ठंडी बर्फीली हवाएं चल रही थी, ठंड भी बहुत लग रही थी, लेकिन इतना सुंदर नज़ारा देख के मन को ताजगी और स्फूर्ति यानी कि जोश भी देती थी। जवाहरलाल बढ़ते जा रहे थे। ज्यों ज्यों ऊपर चढ़ते गए त्यों त्यों सांस लेने में दिक्कत होने लगी। एक कुली की नाक से खून बहने लगा। क्या आप जानते हैं, जब हम ऊंचाई की ओर जाते हैं तो हवा का दाब बढ़ जाता है और हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। कभी कभी तो हमारे नाक से खून भी बहने लगता है। और इसी कारण से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले यात्रियों को पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। अपने आप ऐसे ही कोई माउंट एवरेस्ट पे नहीं चढ़ जाता, बल्कि उनको पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, किस तरह से सांस लेना पड़ता है। और बहुत ऊंचाई पर जाने पर ऑक्सीजन भी नहीं मिलती, उनको ऑक्सीजन के सिलेंडर अपने पीठ पर बांध कर ले जाने होते हैं।
जल्दी से जवाहरलाल ने उनका उपचार किया। उपचार करना यानी इलाज करना। खुद उन्हें भी कनपटी की नसों में तनाव महसूस हो रहा था। कनपटी यानी कान के पास की जो नसें होती है उनमें उनको खिंचाव महसूस हो रहा था। लगता था जैसे दिमाग में खून चढ़ आया हो। फिर भी जवाहरलाल ने आगे बढ़ने का इरादा नहीं बदला। इरादा यानी फैसला। थोड़ी देर में बर्फ पड़ने लगी, फिसलन बढ़ गई, चलना भी कठिन हो गया। एक तरफ थकान, ऊपर से सीधी चढ़ाई। तभी सामने एक बर्फीला मैदान नजर आया। चारों ओर हिम शिखरों से घिरा हुआ मैदान देवताओं के मुकुट के समान लग रहा था। और फिर आसपास उनको एक बर्फीला मैदान दिखाई दिया। उनको लग रहा था जैसे देवता का कोई मुकुट है। बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था, बर्फ से ढका हुआ। प्रकृति की कैसी मनोहर छटा थी, आंखों और मन को तरोताजा कर गई। इतनी सुंदरता उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। माना कि चढ़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसकी सुंदरता जो है वो बहुत ही ज्यादा थी। मन को मोहने वाली सुंदरता थी। बस एक झलक दिखाकर बर्फ के धुंधलके में ओझल हो गई। दिन के 12 बजने वाले थे। सुबह 4 बजे से वे लोग लगातार चढ़ाई कर रहे थे। शायद 16,000 फीट की ऊंचाई पर होंगे इस वक्त, अमरनाथ से भी ऊपर। अब वो 4 बजे से लेके 12 बजे तक लगातार चढ़ाई कर रहे थे और 16,000 फुट से भी ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंच गए थे। अमरनाथ से भी ऊपर की ऊंचाई पर पहुंच गए थे, पर अमरनाथ की गुफा का दूर दूर तक पता नहीं था। इस पर भी जवाहरलाल की चाल में न ढीलापन था न बदन में सुस्ती। हिमालय ने चुनौती जो दी थी, निर्गम पथ पार करने का उत्साह उन्हें आगे खींच रहा था। निर्गम यानी जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। इतनी ऊंचाई पर कोई नहीं जाता है। वहाँ आसपास कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था, क्योंकि वहाँ पर चढ़ना साधारण मनुष्यों का काम नहीं है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू किसी भी कीमत पर हार नहीं मानने वाले थे। उनको लगता था हिमालय ने उनको चुनौती दी है और वो चुनौती उन्होंने स्वीकार कर ली है। साहब लौट चलिए, वापस कैंप में पहुँचते पहुँचते दिन ढल जाएगा, एक कुली ने कहा। लेकिन अभी तो अमरनाथ पहुँचे नहीं। जवाहरलाल को लौटने का विचार पसंद नहीं आया। वह तो दूर बर्फ के उस मैदान के पार है। किशन बीच में बोल पड़ा, चलो चलो, चढ़ाई तो पार कर ली, अब आधे मील का मैदान ही तो बाकी है, कहकर जवाहरलाल ने थके हुए कुल्लियों को उत्साहित किया। यानी जवाहरलाल नेहरू किसी भी कीमत पर वापस नहीं लौटना चाहते थे। उन्होंने सोचा था कि अमरनाथ की यात्रा करके ही वापस जाएंगे। सामने बर्फ का सपाट मैदान दिखाई दे रहा था। सपाट यानी समतल। जैसे हमारी जमीन होती है बिल्कुल सपाट समतल होती है, वैसे ही वहां पर भी बर्फ का एक सपाट मैदान दिखाई दे रहा था। उसके पार दूसरी ओर से नीचे उतरकर गुफा तक पहुंचा जा सकता था। जवाहरलाल फुर्ती से बढ़ते जा रहे थे। दूर से मैदान जितना सपाट दिख रहा था, असलियत में उतना ही ऊबड़ खाबड़ था। बहुत दूर से देखने पर तो वो समतल दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे जैसे पास जा रहे थे तो वहां पर भी ऊबड़ खाबड़ था। ताजी बर्फ ने ऊंची नीची चट्टानों को एक पतली चादर से ढककर एक समान कर दिया था। गहरी खाइयां थी, गड्ढे बर्फ से ढके हुए थे और गजब की फिसलन थी। कभी पैर फिसलता तो कभी बर्फ में पैर अंदर धंसता जाता। बहुत नाप नाप कर कदम रखने पड़ रहे थे। ये तो चढ़ाई से भी मुश्किल था, पर जवाहरलाल को मजा आ रहा था। तभी जवाहरलाल ने देखा सामने एक गहरी खाई मुंह फाड़े निगलने के लिए तैयार थी और अचानक से उनके सामने एक गहरी खाई आ गई। अचानक उनका पैर फिसला, वे लड़खड़ाए और इससे पहले कि संभल पाए वे खाई में गिर गए। ओहो, साहब गिर गए, किशन चीखा। जवाहर, भाई की पुकार वादियों की शांति भंग कर गई। वे खाई की ओर तेजी से बढ़े। रस्सी से बंधे जवाहरलाल हवा में लटक रहे थे। उफ, कैसा झटका लगा। दोनों तरफ चट्टाने ही चट्टाने, नीचे गहरी खाई। जवाहरलाल कसकर रस्सी पकड़े थे, वही उनका एकमात्र सहारा था। अब इतनी ऊंचाई पर चढ़ते हुए उन्होंने कमर पर रस्सी बांध ली थी और रस्सी के सहारे ही वो आगे बढ़ रहे थे कि कहीं कहीं पर फिसल कर गिर जाएं तो उनको चोट ना लगे, उनकी जान बचाई जा सके। जवाहर, ऊपर से भाई की पुकार सुनाई दी। मुंह ऊपर उठाया तो भाई और किशन के धुंधले चेहरे खाई में झांकते हुए दिखाई दिए। हम खींच रहे हैं, रस्सी कस के पकड़े रहना, भाई ने हिदायत दी। हिदायत यानी सलाह देना। जवाहरलाल जानते थे कि फिसलन के कारण यूं ऊपर खींच लेना आसान नहीं होगा। भाई, मैं चट्टान पर पैर जमा लूं, वह चिल्लाए। खाई की दीवारों से उनकी आवाज टकराकर दूर दूर तक गूंज गई, क्योंकि वहां आसपास बहुत सुनसान इलाका था और सुनसान इलाके में घाटियों में जब हम बहुत तेज से चिल्लाते हैं तो उसकी गूंज सुनाई देती है। हल्की सी पेंग भरा जवाहरलाल ने खाई की दीवार से उभरी चट्टान को मजबूती से पकड़ लिया और पथरीले धरातल पर पैर जमा लिए। पैरों तले धरती के एहसास से जवाहरलाल की हिम्मत बढ़ गई। घबराना मत जवाहर, भाई की आवाज सुनाई दी।
मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कहकर जवाहरलाल मजबूती से रस्सी पकड़ एक एक कदम ऊपर की ओर बढ़ने लगे। कभी पैर फिसलता, कभी कोई हल्का फुल्का पत्थर पैरों के नीचे से सरक जाता तो वे मन ही मन कांप जाते और मजबूती से रस्सी पकड़ लेते। रस्सी से हथेलियां भी जैसे कटने लगी थी, पर जवाहरलाल ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। अब रस्सी को इतनी देर तक हाथों से पकड़ना भी इतना आसान नहीं होता, हाथ भी बिल्कुल कटने लगे थे। कुली और किशन उन्हें खींचकर बार बार ऊपर चढ़ने में मदद कर रहे थे। धीरे धीरे सरककर किसी तरह जवाहरलाल ऊपर पहुंचे। मुड़कर ऊपर से नीचे देखा कि खाई इतनी गहरी थी कि कोई गिर जाए तो उसका पता भी न चले। शुक्र है भगवान का, भाई ने गहरी सांस ली। साहब चोट तो नहीं आई? एक कुली ने पूछा। गर्दन हिला, कपड़े झाड़ जवाहरलाल फिर चलने को तैयार हो गए। इस हादसे से हल्का सा झटका जरूर लगा, फिर भी जोश ठंडा नहीं हुआ। वह अब भी आगे जाना चाहते थे। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं अमरनाथ की जो यात्रा होती है उसमें अनेक यात्री जाते हैं और कई यात्रियों के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर चढ़ना इतना आसान नहीं होता। वो भी इसी तरह से अपनी कमर पर रस्सी बांधकर बहुत ज़्यादा यात्री एक साथ चलते हैं और कई बार बर्फ फिसलने की वजह से कई यात्री खाई में गिर जाते हैं और अनेक यात्रियों की इस तरह से दुर्घटना में मौत हो जाती है। इसीलिए अमरनाथ की यात्रा इतनी आसान नहीं होती। अमरनाथ की यात्रा क्यों करने जाते हैं लोग? आपने जरूर सुना होगा कि यहाँ पर जो बर्फ गिरती है उस बर्फ से प्राकृतिक रूप से एक शिवलिंग का आकार बनता है और श्रद्धालु लोग इसी शिवलिंग के दर्शन करने के लिए दूर दूर से अनेक जगहों से यहाँ पर यात्रा करने आते हैं। आगे चलकर इस तरह की गहरी और चौड़ी खाइयों की तादाद बहुत थी। खाइयां पार करने का उचित सामान भी तो नहीं था। तादाद यानी संख्या। आगे आगे जैसे बढ़ते जाएंगे चौड़ी खाइयां और गहरी खाइयां बहुत ज़्यादा संख्या में मिलती जाएंगी और उनके पास इतना सामान भी नहीं था कि इन खाइयों को पार किया जा सके। निराश होकर जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफर अधूरा छोड़कर वापस लौटना पड़ा। अमरनाथ पहुंचने का सपना तो पूरा ना हो सका, पर हिमालय की ऊंचाइयां सदा जवाहरलाल को आकर्षित करती रहीं और उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वरना कोई साधारण सा व्यक्ति होता तो वैसे ही देखकर डर जाता। हिमालय की यात्रा करना चुनौतियों से भरा हुआ है, इसीलिए इस पाठ का नाम रखा है चुनौती हिमालय की। और ये जो चुनौती हिमालय की थी इसको किसने स्वीकार किया? जवाहरलाल नेहरू ने। और उन्होंने काफ़ी उत्साह और जोश के साथ इसको पार करने की कोशिश की, लेकिन आखिर में साधन ना होने की वजह से उनको वापस लौटना पड़ा। इस पाठ को लिखा है सुरेखा पणंदीकर ने। इसी तरह अगर हम बड़े बड़े जंगलों में घूमने जाते हैं तो वहाँ पर भी इतना आसान नहीं होता। सुनने में अच्छा लगता है कि किसी जंगल में जाना, जंगली जानवरों को देखना, लेकिन जीवन बहुत मुश्किलों से भरा होता है। वहाँ की यात्रा करने से हमारी जान भी जा सकती है, इतनी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। पाठ की समाप्ति पर एक आपके पास एक वर्णन ऐसा भी ये दिया गया है, आइए इसको भी पढ़ लेते हैं। पाठ में तुमने जवाहरलाल नेहरू की पहाड़ी यात्रा के बारे में पढ़ा। नीचे एक और पहाड़ी इलाके का वर्णन दिया गया है जो प्रसिद्ध कहानीकार निर्मल वर्मा की किताब चीड़ों पर चांदनी से लिया गया है। इसे पढ़ो और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दो। क्या ये शिमला है, हमारा अपना शहर, या हम भूल से कहीं और चले आए हैं? हम नहीं जानते कि पिछली रात जब हम बेखबर सो रहे थे बर्फ चुपचाप गिर रही थी। खिड़की के सामने का पुराना चिर परिचित देवदार का वृक्ष था जिसकी नंगी शाखों पर रुई के मोटे मोटे गालों सी बर्फ चिपक गई थी। लगता था जैसे वे सांता क्लॉज हो, एक रात में ही जिसके बाल सन से सफेद हो गए हैं। कुछ देर बाद धूप निकल आती है। नीले चमचमाते आकाश के नीचे बर्फ से ढकी पहाड़ियां धूप सेकने के लिए अपना चेहरा बादलों के बाहर निकाल लेती हैं। अब आपसे कुछ सवाल पूछे गए हैं। ऊपर दिए पहाड़ के वर्णन और पाठ में दिए वर्णन में क्या अंतर है? अब यहाँ पर शिमला के बारे में, वहाँ की सुंदर सुंदर वादियों के बारे में वर्णन किया गया है। जब बर्फ गिरती है तो किस तरह से पेड़ों के ऊपर बर्फ जम जाती है और ऐसे लगता है जैसे सेंटा क्लॉज बन गए हैं। लेकिन जो पाठ का वर्णन है उसमें तो हिमालय की चुनौतियों के बारे में वर्णन किया गया है। इसके बारे में आपको लिखना है। दूसरा सवाल आपसे पूछा गया है, कई बार निर्जीव चीज़ों के लिए मनुष्यों से जुड़ी क्रियाओं, विशेषण आदि का इस्तेमाल होता है। जैसे पाठ में आए दो उदाहरण, उदास, फीके, बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़, या सामने एक गहरी खाई मुंह फाड़े निगलने के लिए तैयार थी। ऊपर लिखे शिमला के वर्णन में ऐसा उदाहरण ढूंढो। यहाँ पर बताया गया है कि जो चट्टान या पहाड़ होते हैं वो इंसान तो नहीं होते हैं, लेकिन वो उदास हैं,
फीका महसूस कर रहे हैं, अच्छा महसूस नहीं कर रहे, यानी कि क्रियाएं कैसी कर रहे हैं, मनुष्यों की तरह कर रहे हैं। ऐसे ही जो खाई होती है वो इंसान नहीं होती है, लेकिन वो मुंह फाड़े निगलने के लिए तैयार है, निगलते तो हम हैं। तो इसी प्रकार से जो ऊपर की पंक्तियां हैं उसमें आपने ढूंढ के बताना है कि कौन सी ऐसी निर्जीव चीज़ है जो इंसानों की तरह काम करते हुए दिखाई गई है। अब आप देख सकते हैं वह सेंटा क्लॉज हो। किसके बारे में बताया गया है? जो पेड़ हैं, देवदार के पेड़ हैं, उनके ऊपर जब बर्फ़ जम जाती है तो कैसे लगते हैं? वो सेंटा क्लॉज की तरह लगते हैं। और पेड़ों के ऊपर जो पत्तियां होती है जिनके ऊपर बर्फ़ जमा हो जाती है वो सन से सफ़ेद बाल की तरह दिखाई दे रही है। तो पेड़ों के तो बाल नहीं होते, इंसानों के बाल होते हैं। तो यहाँ पर पूरे पेड़ को, बर्फ़ से लदे हुए देवदार के पेड़ को किसके समान दिखाया गया है? सेंटा क्लॉज के समान। आगे कहा गया है, बर्फ से ढकी पहाड़ियां धूप सेकने के लिए अपना चेहरा बादलों के बाहर निकाल लेती हैं। अब जो पहाड़ियां हैं वो धूप सेक रही हैं, यानी इंसानों की तरह धूप सेक रही हैं, और अपना चेहरा, अब उनका चेहरा तो इंसानों की तरह नहीं होता, बादलों से बाहर निकाल रही हैं। तो ये सारे निर्जीव वस्तुएं हैं जिनको इंसानों की तरह हरकतें करते हुए दिखाया गया है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। इसी के बाद अगले पृष्ठ पर हम क्या उगाते हैं, एक बहुत ही सुंदर कविता दी गई है, इसको आप जरूर पढ़िएगा। जब हम पेड़ उगाते हैं तो हम सिर्फ पेड़ नहीं उगाते, पेड़ों से कितनी सारी चीज़ें बनती हैं। और इसी के बारे में एक सुंदर सी कविता इंग्लिश में लिखी गई है, और इंग्लिश में किसने लिखी है? हेनरी एबे ने। इसका अनुवाद हिंदी में किया है कबीर वाजपेयी ने। आइए इस कविता को भी पढ़ लेते हैं। हम क्या उगाते हैं? जब पेड़ लगाते हैं हम पानी का जहाज उगाते हैं जो समुंदर पार करेगा। हम मस्तूल उगाते हैं जिस पर पाल बंधेगी। हम वे फट्टे उगाते हैं जो हवा के थपेड़ों का सामना करेंगे। जहाज का तला, शहतीर, कोहनी, हम पानी का जहाज उगाते हैं। जब हम पेड़ उगाते हैं हम क्या उगाते हैं? जब पेड़ लगाते हैं हम बल्लियाँ, पटिए और फर्श उगाते हैं। हम खिड़की, रोशनदान और दरवाजे उगाते हैं। हम छत के लट्ठे, शहतीर और उनके तमाम हिस्से उगाते हैं। हम घर उगाते हैं जब हम पेड़ लगाते हैं। हम क्या उगाते हैं जब हम पेड़ लगाते हैं? ऐसी हजारों चीज़ें जो हम हर दिन देखते हैं। हम गुंबद से भी ऊपर आने वाले शिखर उगाते हैं। हम अपने देश का झंडा फहराने वाला स्तंभ उगाते हैं। सूरज की गर्मी से छाया मानो मुफ्त ही उगाते हैं। हम ये सब उगाते हैं जब पेड़ लगाते हैं। कहने का अर्थ क्या है कि जब हम पेड़ उगाते हैं तो पेड़ों से हम पानी का जहाज बनाते हैं जिससे हम समुद्र पार करते हैं। पेड़ों से हम घर बनाने के लिए लकड़ियाँ उगाते हैं। पेड़ों से हम अपना झंडा जो फहराते हैं उसके लिए स्तंभ या जो डंडा होता है उसको उगाते हैं। पेड़ों से हम खिड़कियाँ, रोशनदान, दरवाजे बनाते हैं। यानी कि हम सिर्फ पेड़ नहीं उगाते बल्कि पेड़ों से कितनी सारी वस्तुएं बनती हैं, उन सबको हम साथ साथ उगाते हैं। और पेड़ हमारे जीवन का आधार है। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, पेड़ों से ही हम सांस ले पाते हैं। पेड़ हमारे सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। इसीलिए हम सभी को पेड़ लगाने चाहिए और पेड़ों को जितना काटा जाता है उससे दुगनी मात्रा में लगाना चाहिए ताकि प्रकृति का संतुलन बना रहे। बिना पेड़ों के, बिना पानी के हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। और हमारी पृथ्वी पर हम इसीलिए रह पाते हैं क्योंकि यहाँ पर पेड़ है, यहाँ पर पानी है। बाकी जो ग्रह है वहाँ पर पेड़ नहीं है, पानी नहीं है, इसी कारण से वहाँ पर लोग नहीं रह पाते हैं। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ चुनौती हिमालय की पाठ आपको समझ आया होगा, साथ में आपको अच्छा लगा होगा। आप समझ पाए होंगे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जब कोई भी यात्री हिमालय की यात्रा करता है, ऊंचाई के ऊपर चढ़ता है। और साथ में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले यात्रियों को कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा। कई बार तो बहुत सारे यात्रियों की मौत भी हो जाती है। और साथ में हमने एक बहुत ही अच्छी सी कविता पढ़ी, हम क्या उगाते हैं। पेड़ों को उगाने का मतलब है कि पेड़ों से जो जो वस्तुएं बनती है उन सबको हम उगाते हैं और वो हमारे जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाती है। इसीलिए हमें पेड़ों को लगाना चाहिए और पेड़ों को पानी देना चाहिए, उनको बचाना चाहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।